तो दोस्तों, आज हम अनजान रिश्ते एक अनोखी प्रेम कहानी का 33वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले 32 भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने इस कहानी में देखा था जिया की दोस्त उसे समझाती है और कहती है, जिया, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ। अभी भी समय है, समझ जा, नहीं तो तुझे आगे चलकर पछताना ना पड़े। जिया उधर से हंसती है और कहती है, अरे यार, तू बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाती है, इसलिए तो मैं तुझे इमोशनल फूल कहती हूँ। अच्छा, तू फ़ोन रख, मैं मम्मी के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। ओके, बाय बाय। जिया फ़ोन कट कर देती है। फ़ोन काटने के बाद मन ही मन कहती है, मैं आपके तन के साथ उसकी मन में भी कब्जा कर लूँगी और एक दिन उस निशा से अपने गाल पर मारे हुए थप्पड़ का पूरा बदला लूँगी। अगर उसे मैंने उस घर से बाहर नहीं कर दिया तो मेरा नाम जिया ओबरॉय नहीं। जिया के होठों पर एक जहरीली सी मुस्कान आ जाती है। अब आगे की कहानी को शुरू करते हैं। जिया रोहन के कमरे में आती है। रोहन अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। रोहन नज़र उठाकर देखता है तो सामने जिया खड़ी होती है। जिया को देखते ही रोहन कहता है, दी, बोलिए, क्या काम है? जिया कहती है, रोहन, मुझे अपनी होने वाली सास का नंबर चाहिए, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। रोहन सर उठाकर गौर से जिया के चेहरे को देखता है। वह जिया के चेहरे के भाव को पढ़ना चाहता था कि आखिर वह क्या करना चाहती है। जिया उसके पास बेड पर बैठ जाती है और कहती है, हमें शादी की शॉपिंग करनी है तो प्रेम की बड़ी माँ भी तो वैशाली के लिए शॉपिंग कर रही होंगी ना। तुम उनसे पूछो किस मॉल में वह जाएंगी, उस मॉल में मैं भी चला जाऊंगा। उस मॉल में मैं भी चली जाऊंगी और उनकी पसंद के कपड़े खरीद लूँगी, इसलिए मैं उनका नंबर चाहती हूँ। तू ऐसे क्या मेरा मुंह देख रहा है? क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? रोहन कहता है, आप मम्मी के पास जाइए, मम्मी से पूछिए, मैंने मम्मी को वैशाली की मम्मी का नंबर दे दिया है और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी ने उनसे बात कर ली है। शाम को आप मम्मी के साथ जाइए, वैशाली की मम्मी भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। जिया खुशी से अपने भाई के गले लग जाती है और कहती है, आई लव यू ब्रदर। रोहन जिया से कहता है, आई लव यू टू। जिया की मम्मी प्रेम की बड़ी माँ को फ़ोन करती हैं। हेलो, उधर से बड़ी माँ ने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो। जिया की मम्मी बोलती हैं, मैं रोहन की माँ बोल रही हूँ, आप किस मॉल में शादी की शॉपिंग करने जा रही हूँ? मैं भी आपके साथ शॉपिंग करना चाहती हूँ। मैं अपनी बहू के लिए अपनी पसंद के कपड़े खरीदना चाहती हूँ। बड़ी माँ उधर से कहती हैं, अभी मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि मैं किस मॉल में जाऊंगी, इसलिए मैं अभी आपको बता नहीं सकती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कहीं से भी शॉपिंग कर सकती हैं। बड़ी माँ बहुत रूखी आवाज़ में रोहन की मम्मी से बात करती हैं और बिना कुछ कहे फ़ोन काट देती हैं। रोहन की मम्मी सोचती हैं कि जैसा मेरी बेटी कर रही है, कौन माँ हमसे बात करना चाहेंगी। उनका मन बहुत दुखी होता है और वह आकर रोहन के पापा के पास बैठ जाती हैं। जगदीश जी अपनी पत्नी का उदास चेहरा देखते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ? मिसेस ओबरॉय अपने पति का चेहरा देखती हैं और उदास होकर कहती हैं, कितना सपना था मेरा कि मेरा एक बेटा है और एक बेटी है, दोनों की शादी खूब अच्छे से करेंगे। बहू के लिए शादी का सुंदर सा जोड़ा लूँगी, डायमंड नेकलेस लूँगी, खूब ढेर सारे गहने लूँगी। अपनी बेटी के लिए भी यही सारी चीज़ें लूँगी और अच्छे से अपनी बेटी को विदा करूँगी।
एक माँ का सपना होता है सिर्फ अपने बच्चों की शादी, पर मैं कैसी माँ हूँ। मेरे बच्चों की तो शादी हो रही है पर मैं उदास हूँ। जगदीश जी अपनी पत्नी का चेहरा दोनों हाथों में लेते हैं और कहते हैं, सच तो तुमको पता है ना, फिर तुम क्यों दुखी हो रही हो, सब ठीक होगा। मिस्टर ओबरॉय अपनी पत्नी की तरफ प्यार से देखते हैं और कहते हैं, अब जरा मेरे स्वीट हार्ट एक कप पानी पिला दो। मिसेस ओबरॉय अपनी पत्नी की तरफ घूर कर देखती हैं और उठ के किचन की तरफ चली जाती हैं। मिस्टर ओबरॉय गुस्से से जाती हुई अपनी पत्नी को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। मिसेज ओबरॉय किचन में जाकर बड़बड़ाती हैं, घर पर रहें तो दिन भर कॉफ़ी चाय इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, और चिढ़कर कॉफ़ी बनाने लगती हैं। मिस्टर ओबरॉय अपनी बीवी की बात सुनकर सिर्फ मुस्कुराते हैं। उधर निशा बड़ी माँ से पूछती है, माँ किसका फ़ोन था। बड़ी माँ निशा से कहती है, रोहन की मम्मी का फ़ोन था, पूछ रहे थे किस मॉल में शॉपिंग करने जाओगी। निशा कहती है, माँ आपने क्या जवाब दिया। बड़ी माँ निशा की तरफ देखती हैं और कहती हैं, मैंने उन्हें मना कर दिया और उनसे कहा मैं कोई शॉपिंग नहीं करने जाऊंगी, कपड़े वाले घर पर बुला लेंगे, नहीं तो घर पर कपड़े दे जाएगा। इतना कहकर बड़ी माँ गुस्से से अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। निशा खड़ी होकर सोचती रहती है। निशा को बहुत तकलीफ होती है। वो मन ही मन में कहती है, आज अगर वैशाली गर्भवती ना होती तो इस घर में कितनी खुशी होती, शादी का माहौल होता, और यह जिया बीच में नहीं आती तो हम भी खुशी खुशी सब कुछ कर रहे होते। फिर भी रीति रिवाज तो करने पड़ेंगे। फिर निशा प्रेम को फ़ोन लगाती है। प्रेम मीटिंग में बिजी होता है और निशा का फ़ोन नहीं उठाता। निशा फ़ोन कट कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। निशा बेड पर लेट जाती है और सोने की कोशिश करती है। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। फ़ोन पर प्रेम का नाम आता है। निशा तुरंत फ़ोन उठा लेती है और प्रेम उससे कहता है, क्या बात है निशा। तो निशा प्रेम से बड़ी माँ और रोहन की माँ के बीच हुई बातचीत बता देती है। प्रेम कहता है, हमें वैशाली के लिए तो शॉपिंग करनी पड़ेगी, यह मेरी बहन की शादी है। हाँ, जिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बहन से तो लेना देना है ना। तुम चिंता मत करो, मैं बड़ी माँ से बात करता हूँ, और हाँ तुम भी बड़ी माँ के साथ चली जाना, मैं बताऊंगा तुम लोगों को कौन से मॉल में जाना है। उधर विशाखा एक रेस्टोरेंट में बैठे किसी का इंतजार कर रही थी। बार बार वह कलाई पर बंधी घड़ी पर टाइम देख रही थी। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और विशाखा से कहता है, सॉरी परी जी, मैं लेट हो गया। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि सुजीत होता है। विशाखा हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, कोई बात नहीं, पर लेट क्यों हो गए। सुजीत विशाखा का चेहरा देखते हुए कहता है, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। प्रेम बड़ी माँ को फ़ोन करता है और कहता है, बड़ी माँ आपको शादी की शॉपिंग कर लेनी चाहिए, आखिर हमारे घर में हमारी पहली बेटी की शादी है। प्रेम बड़ी माँ से कहता है, माँ आप वैशाली और निशा को लेकर पीआरएम मॉल में पहुंच जाएं, क्योंकि इसी मॉल में मेरी मीटिंग है। यह मॉल मेरी कंपनी का है, मैं और वरुण यहीं पर हैं। मैं सुनंदा आंटी और प्रिया और आंटी को भी फ़ोन कर देता हूँ, वह लोग भी आ जाएंगे। बड़ी माँ चुप रहती हैं, कोई जवाब नहीं देती। प्रेम अपनी माँ से कहता है, बड़ी माँ कुछ तो बोलिए। बड़ी माँ उधर से कहती हैं, ठीक है, मैं वैशाली और निशा को लेकर आ जाऊंगी। प्रेम कहता है, माँ मैं आपको यही मॉल में मिलूंगा। उसके बाद प्रेम फ़ोन कट कर देता है। बड़ी माँ कुछ देर सोचती रहती हैं, वैशाली के कमरे की तरफ फिर बढ़ जाती हैं। उधर रेस्टोरेंट में विशाखा सुजीत के साथ बैठी होती है। तभी सुजीत से पूछती है विशाखा, सुजीत जी एक बात बताइए, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। सुजीत गौर से विशाखा का चेहरा देखता है और मन ही मन में कहता है, एक बना रहे हैं ना आप, अगर हमारी गर्लफ्रेंड बन जाएंगी तो हमारा भी भला हो जाएगा, हमारी भी हो जाएगी गर्लफ्रेंड, फिर हम भी गर्व से कहेंगे कि हमारे पास भी गर्लफ्रेंड है।
तभी विशाखा सुजीत की आंखों के आगे चुटकी बजाती है और कहती है, अरे सुजीत महाराज, कहाँ खो गए आप? मैंने कुछ सवाल किया आपसे, उसका जवाब दीजिए। तभी सुजीत कहता है, देखिए परी जी, हमारे पास तो कोई गर्लफ्रेंड है नहीं और ना ही अभी तक हमारी कोई गर्लफ्रेंड बनी है। भले ही हमारी शक्ल हीरो जैसे है, पर क्या करें, कोई हम पर फिदा नहीं होती। लेकिन हमारे बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा हैं। सुजीत रेस्टोरेंट में इतनी ज़ोर से बात कर रहा था कि सब लोग उसी की बात सुन रहे थे। जैसे उसने कहा कि उसके बॉयफ्रेंड हैं, तो सब लोग उसे आश्चर्य से देखने लगते हैं। विशाखा सुजीत के हाथ दबाती है और कहती है, जरा धीरे बोलो, सब लोग सुन रहे हैं। सुजीत सबकी तरफ मुंह करके कहता है, अरे भाई, हमारे बॉयफ्रेंड हैं तो बॉयफ्रेंड है, इसमें छुपाने की कौन सी बात है? विशाखा कहती है, सुजीत जी थोड़ा धीरे बोलिए, सब देख रहे हैं आपकी तरफ। तभी वेटर भी उनका ऑर्डर लेकर आ जाता है। सुजीत वेटर को पकड़ लेता है और कहता है, तुम हमें एक बात बताओ, बॉयफ्रेंड बनाना कोई बुरी बात है? हमारे बॉयफ्रेंड हैं तो इसमें हम क्या करें? बॉयफ्रेंड के बिना हमारा काम नहीं चलता। जो काम हमारे बॉयफ्रेंड कर सकते हैं वह हमारी गर्लफ्रेंड थोड़ी कर सकती है। सब लोग सुजीत की तरफ देखने लगते हैं, कुछ लोग तो मुस्कुराते हैं। सुजीत देखता है, सब लोग उसकी तरफ देखते हैं और विशाखा उसकी तरफ घूर कर देखती है। तो सुजीत सबकी तरफ देख कर कहता है, अरे भाई, आप हमको ऐसे काहे देख रहे हैं? क्या हमने कोई बम फोड़ दिया है क्या? तभी सुजीत विशाखा को अपनी तरफ घूरता हुआ देखता है तो थोड़ा हंसकर कहता है, अरे परी जी, अगर आप इस तरह हमको घूर कर देखेंगी और वह भी गुस्से से, तो हम तो जलकर भस्म हो जाएंगे। तो हमारी गर्लफ्रेंड का क्या होगा? तभी विशाखा सुजीत को अपने पास बुलाती है और उसके कान में कहती है, बॉयफ्रेंड का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब गलत होता है। लोग सोचेंगे कि आप गे हैं। आप बात समझ में आपको? सुजीत कहता है, अरे बाप रे, हमें नहीं मालूम था। अरे हम तो अपने लड़कों की बात कर रहे थे जो हमारे होटल में काम करते हैं, वही तो 24 घंटा हमारे पास रहते हैं। विशाखा धीरे से कहती है, इन लोगों को तो यह नहीं मालूम ना, यह लोग तो आपको गलत समझेंगे। आप हमारी भी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। सुजीत विशाखा से माफ़ी मांगता है और कहता है, अभी हम सफाई दे देते हैं। इससे पहले विशाखा उसको कुछ कहती, वह चेयर पर खड़े होकर सबसे कहता है, देखो भाई, हम गे नहीं हैं। हमारे लड़के हमारे होटल में काम करते हैं, 24 घंटा हमारा होटल चलता रहता है और वह लड़के हमारे होटल में काम करते हैं। जैसे यहाँ यह रेस्टोरेंट में यह वेटर आया था, इसी तरह हमारे लड़के भी वेटर का काम करते हैं। इसलिए हमने कह दिया, आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। आप ऐसा वैसा कुछ मत समझना। आप समझ गए ना हम क्या कहना चाहते थे? वहाँ कोई जवाब तो नहीं देता, पर सब लोग उसकी बात से फिर से मुस्कुराते हैं और कुछ लोग तो हंसने लगते हैं। सुजीत फिर चेयर में बैठ जाता है। वैशाली की तरफ देखकर बोलता है, देखा परी जी, हमने अपनी सफाई दे दी है। वैशाली अपना सर पकड़ लेती है और नीचे करके हंसने लगती है। उधर बड़ी माँ, निशा और वैशाली तीनों लोग मॉल में आ जाते हैं। निशा प्रेम को फ़ोन लगाती है तो प्रेम फ़ोन रिसीव नहीं करता। थोड़ी देर में वह फ़ोन रिसीव करता है। निशा प्रेम से पूछती है, आप कहाँ हैं? प्रेम निशा से कहता है, क्या तुम लोग मॉल आ गए हो? निशा बोलती है, हाँ हम लोग आ गए हैं। प्रेम कहता है, मैं इसी मॉल में हूँ पर मीटिंग में बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। निशा बड़ी माँ से कहती है, माँ वह यहीं पर हैं। तभी थोड़ी देर बाद वरुण की मम्मी प्रिया, सुगंधा, वह लोग भी आ जाते हैं। निशा सुगंधा से मिलकर बहुत खुश होती है। प्रिया अब निशा को दीदी कहने लगी थी। सब लोग मिलकर शॉपिंग करने का विचार करते हैं। तभी वरुण प्रिया को इशारा करता है। वरुण प्रिया एक तरफ चले जाते हैं। बड़ी माँ वैशाली एक तरफ ढूंढती हुई चली जाती हैं। तभी जिया, रोहन और जिया की मम्मी की एंट्री होती है। जिया निशा को देखकर जल भुन जाती है। आज निशा ने एक सिंपल सी साड़ी पहन रखी थी और साधारण सी चप्पल पहनकर
वह चली आई थी। उसके कपड़ों से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मामूली सी लड़की हो, पर वह चेहरे से बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसी जगह जिया डार्क लाल रंग की टी शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहने हुए, गले में मोती की माला, बड़े बड़े टॉप्स पहने हुए, आंखों में आईलाइनर, चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप, होठों पर लेड कलर की लिपस्टिक, बिल्कुल किसी अमीर घर की शहजादी लग रही थी। ऊंची हील की चप्पल पहने खटखट करती हुई पूरे मॉल पर चलती है। तभी जिया की नज़र बड़ी माँ पर पड़ती है तो वह बड़ी माँ के पास पहुंच जाती है। बड़ी माँ उसे देखती हैं तो अपना मुंह घुमा लेती हैं, लेकिन जब रोहन और उसकी मम्मी को देखती हैं तो बड़ी माँ रोहन की मम्मी से कहती हैं, आप अपनी बहू को ले जाइए और अपनी पसंद का जो भी आपको दिलाना है आप उसको दिला सकते हैं। तभी जिया बड़ी माँ से कहती है, आप भी तो मेरी होने वाली सास हैं, मुझे आप अपनी पसंद के कपड़े दिलाएं। बड़ी माँ कहती है, बेटा मैं पुराने ज़माने की औरत हूँ, मुझे नए ज़माने का फैशन पता नहीं है, इसलिए इतने बड़े मॉल में जो तुमको पसंद आया तुम ले लो, पैसा मेरा प्रेम दे देगा। इतना कहकर बड़ी माँ दूसरी तरफ चली जाती है। जिया उन्हें जाते हुए देखती रहती है। निशा एक स्टैचू पर हाथ लगाती है जिसमें बहुत सुंदर एक ड्रेस पहन रखी थी। निशा मन में सोचती है, यह ड्रेस कितनी खूबसूरत है। जिया उसे दूर से देखती है। जिया एक चाल चलती है। जिया वहाँ के मैनेजर को बुलाती है और कहती है, वह लड़की स्टैचू के पास जो खड़ी है वह हमारे घर की नौकरानी है। तुम हमारे पूरे परिवार को कोल्ड ड्रिंक लाकर उस लड़की के हाथ में दो, वह हमारे पूरे परिवार को दे देगी। बस आप मंगवा लीजिए। मैनेजर को पता था कि आज पीआरएम की पहचान के कुछ लोग मॉल में आ रहे हैं, इसलिए पूरा मॉल खाली कर दिया गया है। मैनेजर जिया को पीआरएम का रिश्तेदार समझकर उसकी बात मान लेता है, क्योंकि आज प्रेम ने पूरा मॉल खाली करवाने के लिए कहा था। आज मॉल में कोई नहीं था, इसलिए मैनेजर जिया की बात सुनता है और मानता भी है। मैनेजर मॉल में काम कर रही लड़कियों में से एक लड़की को बुलाता है और उससे कहता है, कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर करो और जो सामने लेडी खड़ी हुई है स्टैचू के पास उसके हाथ में देकर आओ और कहो कि मैनेजर सर की तरफ से है। जो लोग यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं सबको एक एक कोल्ड ड्रिंक उनके हाथ पर देकर आए। वह लड़की मैनेजर की बात सुनकर यस सर कहकर चली जाती है। लड़की जूस लाकर निशा के हाथ में जूस वाली ट्रे देकर कहती है, सुनो तुम यह जूस जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं सबको देकर आओ। निशा शॉक्ड रह जाती है, उस लड़की का मुंह देखती है और कहती है, आप यह ट्रे हमको क्यों दे रही हैं? यह काम आपका है, हमारा नहीं। वह लड़की निशा की खिल्ली उड़ाने वाली नज़रों से देखती है और कहती है, सर्वेंट होकर इतना एटीट्यूड है? तुम तो उनके घर के सर्वेंट हो ना, जो यहाँ शॉपिंग करने आए हैं। घमंड तो ऐसे दिखा रही हो जैसे कि मालकिन हो। मैं जो कह रही हूँ वह तुम करो। मुझे मैनेजर सर ने कहा है और तुम्हारी मालकिन ने भी कहा है, इसलिए यह जूस सबको सर्व करो। निशा उसको खा जाने वाली नज़रों से देखती है और बड़े गुस्से से कहती है, आप क्या बक रही हो? हमारी समझ में नहीं आ रहा। हमें लगता है ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई है, कुछ और समझ रही हैं आप हमें। निशा उस लड़की से ट्रे नहीं लेती और कहती है, यह काम आपका है, आप करेंगी। और निशा पीछे मुड़कर स्टैचू पर ड्रेस देखने लगती है। यह देखकर उस लड़की को बड़ा गुस्सा आता है और वह मैनेजर के पास पहुंच जाती है और कहती है, सर वह लड़की सबको जूस देने को तैयार नहीं है। मैनेजर गुस्से से निशा की तरफ आता है क्योंकि निशा अकेली थी। हाँ, बड़ी माँ वैशाली, रोहन और रोहन की मम्मी और जिया सब एक जगह कपड़े खरीद रहे थे। इधर वरुण की मम्मी प्रिया और प्रिया की मम्मी, यह चारों एक जगह कपड़े देख रहे थे। निशा एक ही जगह खड़ी थी जहाँ सिर्फ निशा थी, उसके आसपास लोग नहीं थे। आज मॉल खाली था। जिया सिर्फ निशा की बेइज्जती करना चाहती थी, वह अपने थप्पड़ का बदला लेना चाहती थी। पर जिया को पता नहीं था कि इस मॉल में एक प्राइवेट कमरा है जहाँ पर प्रेम की मीटिंग चल रही है। प्रेम मीटिंग करते करते वहाँ पर लगे सीसीटीवी स्क्रीन में एक नज़र अपने परिवार को भी देख रहा था। उसकी नज़र निशा पर भी थी। पर जब वह लड़की जूस की ट्रे लेकर निशा के पास आई थी
तो प्रेम की बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रही थी, इसलिए वह यह सब देख नहीं पाया था। इसका फ़ायदा मैनेजर को हो रहा था। मैनेजर निशा के पास आता है और उसका हाथ पकड़ झटके से अपनी ओर खींच लेता है। निशा उस मैनेजर के सीने से टकराते टकराते बचती है। निशा उस मैनेजर को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारा हाथ पकड़ने की। निशा जैसे मैनेजर को थप्पड़ मारती है, सारी लड़कियां मॉल में काम कर रही थी। वह आश्चर्य से निशा की तरफ देखने लगती हैं। कुछ तो मुंह दबाकर हंसने लगती हैं, क्योंकि मैनेजर सब पर बहुत रौब झाड़ता था। मैनेजर को अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस होती है। वह गुस्से से निशा की तरफ देखता है और उसका हाथ कस के पकड़कर घसीटते हुए कहता है, तेरी इतनी औकात कि तूने मुझे थप्पड़ मारे। आज मैं भी तुझे दिखाता हूँ कि थप्पड़ मारने का नतीजा क्या होता है। मैनेजर निशा का हाथ पकड़कर घसीटते हुए और बड़बड़ाते हुए कहता है, 2 कौड़ों की नौकरानी, बर्तन साफ करने वाली और झाड़ू पोछा करने वाली मुझे थप्पड़ मारती है। मैं इस मॉल का मैनेजर हूँ। अभी मैं तेरी औकात तुझको दिखाता हूँ। और एक लड़की जो मैनेजर की बहुत खास थी, उसकी चमचागिरी करती है, उसको इशारा करता है हाथ पकड़ते हुए। निशा की चूड़ियाँ टूट गई थी, उसे साफ करने के लिए इशारों से कह देता है। वह लड़की तुरंत 2 लड़कियों से कहती है, वो जगह साफ कर दो। मैनेजर निशा को घसीटते हुए एक लिफ्ट की ओर ले जाता है। उस साइड कैमरे नहीं लगे हुए थे और थोड़ा सा अंधेरा भी था। निशा बार बार उसे कह रही थी, हमारा हाथ छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता कि हम कौन हैं, तुम किसी गलत फहमी में हो। आज मॉल पूरा खाली था, इसलिए मैनेजर की ताकत और बढ़ गई थी। वह निशा का मुंह दबा देता है और उसे गंदी गंदी गाली देता है और लिफ्ट से उसे 2nd फ्लोर पर ले जाता है। 2nd फ्लोर पूरा खाली था, वहाँ कोई नहीं था। निशा का पूरा परिवार 1st फ्लोर पर था। प्रेम 3rd फ्लोर पर अपनी मीटिंग कर रहा था। प्रेम को अचानक मन में कुछ बेचैनी सी होती है। उसका मन कहता है जैसे निशा के पास कुछ बुरा हो रहा है। निशा के साथ प्रेम जल्दी मीटिंग से उठ जाता है और कहता है, आज की मीटिंग कैंसिल, कल बात करेंगे। प्रेम तुरंत निशा को फ़ोन लगाने लगता है, पर निशा का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। प्रेम बड़ी माँ को फ़ोन लगाता है। बड़ी माँ फ़ोन रिसीव करती हैं। प्रेम उनसे पूछता है, निशा कहाँ है। बड़ी माँ कहती है, निशा मेरे साथ नहीं है। निशा वहाँ ड्रेस देख रही थी, मैं इधर आ गई। मुझे वैशाली ने बुलाया तो मैं वैशाली के पास आ गई। तभी प्रेम उसका जवाब सुने बिना ही फ़ोन कट कर देता है। प्रेम तुरंत वरुण को फ़ोन लगाता है और उनसे पूछता है, निशा क्या तुम्हारे साथ है। तो वरुण कहता है, नहीं, भाभी तो वहाँ कुछ ड्रेसेस पसंद कर रही थी, हम लोग उनको छोड़कर वहीं चले आए थे। वरुण प्रेम से कहता है, सर कोई बात हो गई क्या। प्रेम कहता है, निशा पूरे मॉल में नज़र नहीं आ रही है। वरुण तुरंत प्रिया से कहता है, तुम अपनी ड्रेसेस पसंद करो, मैं ज़रा अभी आता हूँ। इतना कहकर प्रेम से कहता है, सर आप तुरंत आइए। प्रेम लिफ्ट के द्वारा नीचे आता है। प्रेम का मन बहुत घबरा रहा था। जाने की ओर से निशा की बहुत चिंता हो रही थी। उसको चिंता इसलिए हो रही थी क्योंकि इस वक्त जिया मॉल में है। उसे जिया का बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए सबसे ज़्यादा उसे निशा की चिंता हो रही थी। और उन लड़कियों से पूछता है, मैनेजर कहाँ है तुम्हारा। लड़कियां घबरा जाती हैं और कहती हैं वह 2nd फ्लोर पर गए हैं। तभी वरुण एक लड़की से पूछता है, अभी यहाँ पर जो लेडी खड़ी थी वह कहाँ गई। लड़कियां चुप होती हैं, कुछ बोलती नहीं हैं। एक लड़की जो मैनेजर की चमची थी वह कहती है, शायद देखिए अपने लिए ड्रेसेस पसंद कर रही होगी। अभी खड़ी थी फिर चली गई। उस लड़की का गोलमोल सा जवाब वरुण और प्रेम की समझ में नहीं आता और डायरेक्टर पूछता है, तुम्हारा मैनेजर कैसा है। और डायरेक्ट प्रेम पूछता है, तुम्हारा मैनेजर कहाँ है। तभी उसमें से एक लड़की कहती है, वह 3rd फ्लोर पर गए हुए हैं। प्रेम वरुण को इशारा करता है। प्रेम वरुण से कहता है, वरुण मेरा मन कह रहा है कि मेरी निशा के साथ कुछ बुरा हो रहा है। मेरे ही मॉल में मेरी बीवी गायब है, सब हैं पर मेरी निशा नहीं है। फिर दोनों लिफ्ट द्वारा 3rd फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही वह लोग 3rd फ्लोर पर पहुंचते हैं
उनसे कोई टकरा जाता है। तो दोस्तों आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।